नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा विशेष में सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा के मॉनसून सत्र की, जो कि 3 दिन चला और सत्र के तीसरे दिन कुल 6 विधेयक इस दौरान पास हुए। विपक्ष की नाराजगी और वॉकआउट के बावजूद कई अहम विधेयक पास हुए। मॉनसून सत्र में कुल 11 विधेयक पास हुए हैं और आइए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए सत्र में कौन से 11 बिल पास हुए हैं जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक, जो कि सदन के अंदर रखा गया और पास हुआ। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्स्थापन विधेयक सदन में रखा गया और यह बिल भी पास हुआ है। पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, जो कि सदन में रखा गया और यह बिल इस दौरान पास हुआ है। हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक इस दौरान सदन में रखा गया, सदन के पटल पर आया और इस पर भी मोहर लगी है। हरियाणा जीएसटी द्वितीय संशोधन विधेयक, यह भी सदन में इस बिल को पास किया गया है। परिवार पहचान पत्र को कानूनी वैधता देने वाला विधेयक भी इस दौरान इस सत्र में इस बिल के ऊपर मोहर लगी है, यह बिल पास हुआ है। तो नगर पालिका क्षेत्रों में नागरिक संशोधन सूचना का प्रबंधन संशोधन विधेयक 2021 पास हुआ है और महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल संशोधन विधेयक 2021 ये भी विधेयक पास हुआ है। हरियाणा लोकायुक्त विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति के लिए यह प्रस्ताव। हरियाणा उद्यम पदोन्नति विधेयक भी इस दौरान पास हुआ है। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है और सत्र के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पास हुए विधेयकों की महत्वता को बताया और कहा कि सत्र के दौरान विपक्ष को हर सवाल का जवाब दिया गया। और साथ में ये भी कहा है कि आखिर कहीं भी कोई ऐसा विषय आए जो बाद में लगता है कि इसमें और जोड़ा जाना चाहिए, तो आखिर हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद हमारा सेशन होता है, उसमें लेके आए। फंडामेंटल किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कमी वो नहीं बता पाए जिसके कारण से इससे कोई लाभ के बजाय हानि होनी हो। हर एक्ट में कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य है, उसका एम है। एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में हमने क्लियर किया है कि किस लिए ये एक्ट सारे पारित कराए जा रहे हैं। जो परीक्षार्थी हैं वो एक आकांक्षा के साथ आते हैं कि उनका फेयर एग्ज़ाम होगा, उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन वही पेपर किसी न किसी की साजिश से अगर लीक हो जाता है तो उसमें एक सख्त सज़ा का प्रावधान किया जाए और एक डेटरेंट उसमें हो, लोगों को भय लगे कि ये गलती, ये जो नकल का काम है ये हम नहीं करने देंगे। क्योंकि अनलॉफुल अनफेयर मीन्स लाखों करोड़ों रुपए के ये काम धंधे शुरू हो गए हैं इस धंधे को रोकने के लिए। परिवार पहचान पत्र, ये परिवार पहचान का विषय हमारा लगभग 2.5 साल से चल रहा है और धीरे धीरे इसमें रजिस्ट्रेशन 64 लाख परिवारों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है। लेकिन ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसके ऊपर लेजिस्लेशन लाना ये हमें लगा ये उचित है। कल को कहीं कोई इसका एतराज़ ना हो जाए, कोई इसको चैलेंज ना करे। लेकिन उसमें तरह तरह के कई बातें उन्होंने उठाई, इसका लाभ क्या है, ये क्यों बनाया जा रहा है। हमने सारा जो स्पष्ट पहले आपको बताया है कि गरीब आदमी को भी, उसके परिवार को भी हम पहचान करके और लाभ दिला सकें। बीपीएल की कैटेगरी भी, उसमें हमने 1,80,000 रुपये वार्षिक आय इससे कम के लोगों को बीपीएल, और फिर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये हमने चलाई है। परिवार समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये हमने चलाई है। और वो सारा डाटा उसी में से मिलेगा कि कौन पात्र व्यक्ति है, कौन अपात्र है, कौन डिजर्विंग है, कौन नॉन डिजर्विंग है। क्योंकि आज हमको लगता है बहुत सी ऐसी स्कीमें केंद्र की और प्रदेश की, नॉन डिजर्विंग आदमी, अपात्र लोग वो ले लेते हैं और जो पात्र तक पहुंचने में भी कठिनाई होती है, वहाँ तक पहुंच नहीं पाते, या हमने जो सीमित बजट किया हुआ था उस बजट के कारण से उन लोगों तक पहुँचते पहुँचते धन खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, उसमें फिर हमें रोकना पड़ता है। लेकिन अब हम तय करेंगे कि जो अंत्योदय है, अंतिम व्यक्ति है, उसका एक सीनियोरिटी जो बनेगी वो उसकी इनकम के हिसाब से बनेगी। राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन और सेटलमेंट, हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2021। इसके अंदर मुख्य रूप से हमारा हेतु जो था कि इस एक्विजिशन में बहुत से ऐसे व्यवधान आ जाते हैं कि कई लोग ज़मीनों के छोटे छोटे टुकड़ों के मालिक होते हैं और कोई भी जो डेवलपमेंट का काम है, लीनियर डेवलपमेंट है, कोई हेल्थ के नाते से है, कोई एजुकेशन के नाते से है, रोड है, रेलवे है, मेट्रो है, और इवन डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज़ भी जो है, उसमें जो रोड्स दी जाती हैं बीच में, उन रोड्स की जो ज़मीन है कोई भी एक आदमी उसको पकड़ के बैठ जाता है कि मैं नहीं बेचता। अब उसके अंदर उसका एक सरल प्रावधान किया जाए कि एक्विजिशन में
जिसकी इमरजेंसी है या जिसकी आवश्यकता बहुत अधिक है, उसमें जो इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट का जो सिस्टम है, उसको किए बिना ही उसकी एक्विजिशन की जाए। इससे पहले सदन में पेपर लीक के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि हम मानते हैं पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, लेकिन विपक्ष की जब सरकार थी तो वो मानते ही नहीं थे कि पेपर लीक हुआ। पेपर लीक जहां तक विषय है, देखिए पेपर लीक हुआ, मैं मान रहा हूं पेपर लीक हुआ, मैं ये नहीं माना कि पेपर लीक नहीं हुआ। आप लोग तो मानते ही नहीं हो, आपके विषय को लेकर के लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है। हमें तो अपने आप जब लगता है गलत काम हो गया, उसी समय पहला काम होता आखिर ये पेपर लीक हुआ। मैं कह रहा हूं हुआ, इससे पहले भी पेपर लीक और पेपर आउट और नकल, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। दो विषय में सिर्फ पेपर लीक हुआ। पेपर लीक का मतलब होता है पेपर अभी शुरू नहीं हुआ, पेपर अभी शुरू नहीं हुआ, उससे पहले उसका रिजल्ट बाहर आ गया, ये है पेपर लीक। पेपर आउट होता है पेपर शुरू हो जाए और शुरू होने के बाद किसी की हरकत से और वो पेपर बाहर आ जाए, बाद में उसका फटाफट उत्तर निकाल करके अंदर भेजे जाए, ये पेपर आउट है। और नकल है कोई इंडिविजुअल पर्ची के माध्यम से या किसी की सहायता से अपनी नकल करता हुआ पकड़ा जाए। केवल 4 केस ऐसे जो बताए गए जो पेपर लीक और पेपर आउट के हैं, बाकी सब केसेस कॉपिंग के हैं। कॉपिंग में, पेपर आउट में, पेपर लीक में बहुत बड़ा अंतर है। और फिर जहां तक बात है उसकी इन्वेस्टिगेशन की, अभी जैसे पुलिस का ये देखिए, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये परमानेंट भर्ती नहीं है, ये परमानेंट भर्ती नहीं, अभी परमानेंट भर्ती की बात है। कंट्रैक्चुअल भी कोई आज हमने पहली बार शुरू किया ऐसा नहीं है, ये कंट्रैक्चुअल पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों के समय से चलता आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी ज्यादा भर्तियां हों, जितनी भर्तियां होंगी उतने ही कंट्रैक्चुअल कम लगेंगे। कंट्रैक्चुअल भी पार्ट 2 के सैंक्शनड पोस्ट के अगेंस्ट लगाए जाते हैं ताकि काम न रुके, इसलिए डिपार्टमेंट हेड को कहा जाता है कि पोस्ट जितनी सैंक्शन है, नई भर्ती जब होगी आप साल 2 साल के लिए कंट्रैक्चुअल लगा करके अपना काम चलाओ, आखिर काम तो करने हैं। आज हमारे वहां पता है 1 लाख से ऊपर लोग कंट्रैक्चुअल भर्तियों पर हैं। अगर 2.25 लाख आज यानी पक्की भर्तियां की हुई है 3 लाख के लगभग, तो 1 लाख कंट्रैक्चुअल भी हैं, 4 लाख से ऊपर पोस्ट है कुल मिलाकर। अब इसको भी हम बल्कि और आगे 39 विभागों में रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार बार बार आरोप लगाती है कि पहले की सरकार में पर्ची खर्ची के आधार पर नौकरी दी जाती थी। क्या सरकार के पास इसका कोई सबूत है? इसके बाद सीएम ने नेता विपक्ष की बात का जवाब दिया। जब ये शुरू हुआ, पेपर लीक का शोर हुआ बहुत जोर से, मैं 2 मिनट में काम खत्म करूंगा, कोई वो नहीं, तो बहुत सारे जवाब आए इनसे। जैसे आज मंत्री जी कह रहे हैं, और जी आपकी सरकार में तो जैसे ये कह रहे थे सिफारिश से ही नौकरी लगती थी। अरे आपके यहाँ कितनी नौकरियां मच्छी विभाग में क्या हुआ, मंत्री जी नहीं रहे आप, सब कैंसिल करके भागे, सब किसके विभाग में, सब मेरे पास डिटेल है। लेकिन इस बात की अलग छोड़ो, लेकिन उस टाइम क्या कहा आपने कि पिछली सरकार में तो खर्ची पर्ची चलती थी। कोई आज तक सबूत मिला? कोई एसएससी कमीशन का क्लर्क पकड़ा गया? किसी की वो हुई है? कोई जड़ बताओ। हाँ, टेक्निकल ग्राउंड्स में हो सकता है बहुत सारी नौकरियां कैंसिल होगी, भर्ती कैंसिल होगी होंगी, कोई बात नहीं, आपकी भी होगी वो, और आगे भी होती रहेंगी टेक्निकल ग्राउंड्स पे। लेकिन इस बार 4-4 लाख रुपए की अरे खर्ची पर्ची की बात करते हैं। अब क्या है आज हालत में, ये देखो ना, आज क्या नौकरी लगनी 2 लाख, इतने लाख, पेपर लीक करवाना तो करोड़। अरे खर्ची पर्ची छोड़ो, अब तो लखी और करोड़ी तुमने पैदा कर दी है, लखी करोड़ी। हम तो कंपेयर करेंगे, निश्चित करेंगे कि पहले क्या होता था और आज क्या होता है। आज क्यों हो रहा है, इसलिए कि हम उस लाइन पर जाना चाहते हैं जो इच्छा आप कर रहे हो कि आखिर ये चीजें साफ होनी चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं कि सारा सदन चाहता है कि इसमें एक शुद्धता आनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। लेकिन आखिर कहां से चले थे और क्यों ये सारा हुआ है? ये नैतिक पतन अगर कुछ लोगों का है
तो कहीं से चला, उनको शय मिलती थी तब हुआ है। हम एक ही यानी तुलना करना चाहेंगे कि उस समय यानी 1988-89 जब से भी ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बना होगा 2014 तक कुल मिलाकर के कोई केसेस दर्ज भी नहीं होते थे, पकड़े भी जाते थे और दर्ज होते थे तो तुरंत कुछ प्रयत्नों के द्वारा उनको छुड़ा भी लिया जाता था। 6 मुकदमे सिर्फ पूर्व सरकार के 2001 से 2014 तक, ये यानी 14 साल में 6 मुकदमे दर्ज हुए नकल के। अब 6 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि 2014 से लेकर के और अभी 2021 तक हमारी सरकार में 43 मुकदमे दर्ज हुए। मुकदमे ही दर्ज नहीं करते थे, नकल भी करानी, योजना से करानी, अलग से कमरों में बैठा करके अपने लोगों से अलग से पेपर कराने और अलग से उन पेपर की तैयारी करा के उन लोगों को भर्ती कराना, इस बात के प्रमाण है। अब हमारे कार्यवाही के दौरान सीएम ने जब कहा कि कांग्रेस की सरकार में पर्ची खर्ची चलती थी तो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम को रोका। इसके बाद सीएम और नेता विपक्ष काफी इस दौरान बहस करते हुए नजर आए। पर्ची खर्ची मैंने रोकी है और रोकी है, मैं बता रहा हूं, हमने रोकी है। माने अगर कहीं कोई दोषी है, चोरी करता है, उस चोरी वाले को पकड़ेंगे। पर्ची खर्ची यानी सरकार नहीं करेगी। सरकार के जो बैठे हुए लोग जो पर्ची खर्ची का कोई सबूत है आपके पास? अरे बहुत हैं, एक दो। मैं कहता हूँ एक दो कोर्ट में सजा करेंगे। नहीं, कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आज 2014 तक नौकरी चैलेंज हुई है। 2014 तक सुनिए, नौकरी चैलेंज हुई है। 2040 हुई है, रद्दी भी भर्ती रद्द भी हुई है। अगर किसी ने कसूर किया वो सजा मिलेगी उसको। मैं तो बताता हूँ। हो रहा है वो आप बगैर सबूत के ऐसी बात नहीं। आपके तो चेयरमैन एचएसएससी के खिलाफ कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और उनके ऊपर टिप्पणी जो मंत्री जी ने बताया कि वो टिप्पणी आपके एम्प्लॉइज 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा हुआ कोर्ट में। एम्प्लॉइज पकड़े गए, आपका एसएससी कमीशन छोड़ के भाग गया। हमारे जितने एम्प्लॉइज पकड़े गए, अनिल कुमार सहायक कैशियर, इसको हमने सस्पेंड किया तत्काल। बलवान शर्मा एचएसपी लिपिक, इसको सस्पेंड किया। धर्मेंद्र प्राइवेट ठेकेदार, इसके खिलाफ कार्रवाई की। हमारे 9 लोग हैं जिनको हमने जैसे ही 2018 के अंदर ये पंचकुला का जो केस हमको ये पकड़ा गया, उस समय तुरंत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करके चेयरमैन पे जुर्माना लगा होगा। हरियाणा सरकार में भी कई बार जुर्माना लग जाते हैं हमारे उस पे। कोई उसकी सजा करिए कोर्ट ने, किस बात पे लगा है? उसकी लापरवाही हो सकती है, उसकी कोई हो सकती है। जुर्माना लगने की क्या कारण है? वो कारण भी सारे आज भी चल रहे हैं। आज भी बहुत केस तो आपके तो 1984 की भर्तियां किसी के डिफेंस में नहीं खड़ा हो रहा। कोर्ट में अभी मैं आपकी तरह किसी के डिफेंस में खड़ा नहीं हो रहा। जिसने कसूर किया होगा सजा मिले उसको। हाँ तो मिले ना, मेरे समय में मिले, आपके समय में, आप अपने समय में तो नहीं, आपके समय में मिले। इसके बाद सीएम ने शायराना अंदाज में विपक्ष को जवाब भी दिया, जिसके बाद सदन सत्ता पक्ष की तालियों से गूंज उठा। उस दोषी से हम पूछने लगेंगे कि तुमने कितने में खरीदा, कितने में नहीं खरीदा, पाप भी करेगा और उससे हम खरीद का भी पूछेंगे। मुझे नहीं जरूरत है, मेरा कद नहीं, मुझे अपना कद मुझे मालूम है मैं कैसे करना है। सारी इंक्वायरी नहीं करेगी, हम अपनी इंक्वायरी खुद करेंगे। मैं तो यही कहता हूं, जो उठाते हैं किरदार पर उंगलियां मेरे, जो उठाते हैं उंगलियां किरदार पर मेरे, लगता है घर में उनके आईना नहीं है। आईना देख के आया करो। जब विधानसभा में परिवार पहचान पत्र से जुड़े बिल को पेश किया गया तो कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि इससे आम आदमी का डाटा मिसयूज होगा। अध्यक्ष जी, मुझे समझ नहीं आता कि इतना सेंसिटिव डाटा, फोन का आपका आधार, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, ये सारा का सारा जो ये डाटा सिक्योरिटी जो है, ये प्रिवेसी जो सिटीजन की है वो खत्म कर देगा। ये सारा ये सरकार जो कलेक्ट कर रही है, क्या मंशा है इसकी, मुझे समझ नहीं आती। इसका मतलब ये है, ये जो बिल जो मैंने पढ़ा है इसके मुताबिक तो ये अनइवन प्लेइंग फील्ड बन गई है। ये दिस इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एनीवन।
जो सरकार होगी जिस उस समय की, वो इसको पूरी तरह से ये डाटा को अपने हक के लिए, अपने काम के लिए इसको मिसयूज कर पाएगी। ये बहुत बड़ी कंसर्न है अध्यक्ष जी, ये जो मैं फ्लैग कर रही हूँ आपको। और ये आज ये जरूरी थोड़ा है कि आज सत्ता पक्ष जहां बैठा है तो कल कोई और नहीं आएगा। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र वाले बिल से परिवार को पहचान मिलेगी और कौन पात्र है और कौन नहीं, ये जानने में भी आसानी मिलेगी। हमने परिवार की एक परिभाषा उसमें मोटे रूप से ये लिखी है कि जो अपने आप को डिक्लेयर करे हमारा एक परिवार है। बाइफर्केशन वो कर सकता है एक शादीशुदा कपल और उसके डिपेंडेंट बच्चे या माता पिता जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उससे नीचे वो नहीं जा सकता। मानो ये नहीं है कि एक परिवार माता पिता और अपने इन बच्चों को, अनमैरिड बच्चे हैं उनको क्या ये भी अलग परिवार हो गया, वो मान्य नहीं है। परिवार की एक, और सामान्यतः जो एक चूल्हे पर खाना खाते हैं, परिवार इकट्ठे रहते हैं, उसको परिवार मानते हैं। लेकिन आज वो स्थिति ज्वाइंट फैमिलीज की खत्म हो गई है। अब तो प्राय सब इंडिविजुअल परिवार अपने बन गए, शादी हुई, बच्चे हुए, अपना चाहे कमरे में बाहर रहे, चाहे मकान में रहे, चाहे किराए पर रहे, वो अपना अलग ही इंडिविजुअलिटी बढ़ गई है। तो इसलिए उस परिवार की चिंता करना, और उस परिवार में भी हम धीरे धीरे उसकी आय क्या है, इनकम क्या है, बेसिक डाटा हमारा हर परिवार के बारे में कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। सिर्फ नाम क्या है, कितने परिवार के सदस्य हैं, उनकी एज क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनका व्यवसाय क्या, उनकी इनकम क्या है। ये जो डाटा है, जितने डाटा के फील्ड हैं, नहीं बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। और ये जो राइट टू, मुख्यमंत्री जी, कोरोना के दौरान कितने बच्चे अनाथ हो गए, उनका डाटा नहीं है। कोरोना के दौरान कितने परिवारों में डेथ हो गई, उनका डाटा नहीं है। इस चीज में बात हो गया आपका। राइट टू प्राइवेसी की बातें जो कही जा रही हैं, ये गरीब आदमी की समस्या नहीं है, ये अमीर आदमी की समस्या है, जिसके बारे में कि मेरा कहीं धन दौलत पता ना लग जाए, लोगों को मेरी कहीं बहुत बड़ी इनकम है पता ना लग जाए, हमको उधर जाना ही नहीं है। कोई नहीं, हमको उधर जाना ही नहीं है, हमको आपको। और दूसरी बात जो कहा गया, मैंडेटरी नहीं है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।